स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 5 अक्टूबर सन 2021। आज हमारे साथ है कर्नल अजय एस्ट्रो मनी गुरु, जो कि हमें भारतीय शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज़ और करेंसीज़ के बारे में आज हमसे चर्चा करेंगे। आगे आने वाले समय के अंदर उनमें क्या गतिविधियाँ बनने की संभावनाएँ हो रही है। एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर हम चर्चा करेंगे सोयाबीन, प्याज, कॉटन और हम चर्चा करेंगे क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजार। और हम अब कर्नल अजय से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें सबसे पहले कच्चे तेल और नेचुरल गैस के ऊपर हमें बताए कि आगे आने वाले समय के अंदर उन कच्चे तेल और नेचुरल गैस के अंदर क्या गतिविधियां बन सकती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को बहुत प्यार और सम्मान देने के लिए लगातार आपकी रिक्वेस्ट मिल रही हैं, लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर हर रोज़ नए देश के विभिन्न कोने कोने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी हमारे चैनल को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है गवार सीट के जरिए। सबसे आपने मार्केट 360 डिग्री की पर बात की है, कच्चे तेल पे बात की है, बात करना चाहते हैं सोयाबीन, सरसों पे बात करना चाहते हैं, प्याज और पे बात करना चाहते हैं नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर। जहाँ तक सबसे पहले हम चर्चा करें, आपका जो पहला सवाल है कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, कच्चा तेल जो है मल्टी ईयर हाई लेवल्स पे चल रहा है और नेचुरल गैस भी लगातार तेज़ी की ओर अग्रसर हो रही है। और इसका जो मेन कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ना। यूरोप के अंदर एनर्जी क्रंच है, उस नेचुरल गैस की बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे शॉर्टेज महसूस हो रही है। यूरोप के अंदर तो बहुत मारामारी है पेट्रोल के लिए, सप्लाई तकरीबन बाधित है। और ये जो एनर्जी क्रंच है ये ग्लोबल होता जा रहा है। चाइना के अंदर भी यदि हम देखें तो वहाँ पर भी पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़बरदस्त शॉर्टेज चल रही है। पावर के जो प्लांट्स हैं जो कोल बेस्ड थे उनके ऊपर भी एक बड़ा संकट आया हुआ है। तो चारों तरफ ये ग्लोबल परिस्थितियों के अंदर हाहाकार है। और अब बड़ा सवाल है कि क्रूड ऑयल के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, यदि आप प्रेसाइज हम देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 से ऊपर यानी $82 ट्रेड कर चुका है। WTI भी अपनी लगभग 7 साल की उच्चतम स्तर पे $79 तक है। मुझे लगता है यदि हम लगभग 2 से 3 महीने का नज़रिया देखें तो कच्चे तेल में अब कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं मुझे नज़र नहीं आती हैं। यस, वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर हायर लेवल पे कुछ मुनाफा वसूली की संभावना जरूर बन सकती है, लेकिन कुल मिला के 2 से 3 महीने का नज़रिया देखा जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि क्रूड ऑयल $90 या $92 $95 तक आगे बढ़ जाए आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और यदि हम लोग देखें नेचुरल गैस के अंदर भी, तो जो MCX के अंदर नेचुरल गैस 460 का जो लेवल चल रहा है ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक ये 422 423 से नीचे नहीं जाता है तो छोटी अवधि के अंदर मुझे नहीं लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर कोई बड़ी कमजोरी बनती है और ये लगातार तेज़ी की ओर अग्रसर हो सकता है। और अगला जो लेवल है नेचुरल गैस का अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये लगभग 480 और 490 तक का लेवल MCX पर देखा जा सकता है। और जहाँ तक नीचे का यदि कोई ट्रेडर है और वो स्टॉप लॉस की बात करता है तो 422 और 420 का जो लेवल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस लेवल से नीचे जाने पर नेचुरल गैस में कमजोरी बनेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लेवल बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस धीरे धीरे तेज़ी की ओर और ही अग्रसर हो सकती है। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने कच्चे तेल के ऊपर डिटेल में बात करी और जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के ऊपर बहुत अधिक निर्भर है। चाहे वो इन्फ्लेशन के लेके हो, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस को लेके हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा कच्चे तेल की बढ़त और घटत के ऊपर नज़र रखते हैं। तो क्या कच्चे तेल की बढ़त भारतीय शेयर बाजार के ऊपर भी असर डालेगी और क्या वो असर तेजी की तरफ होगा या मंदी की तरफ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तुषार आपका कि कच्चे तेल की तेजी मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट
जो है हमारा जो पेमेंट है वो कच्चे तेल का पेमेंट डॉलर में होता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जहाँ तक की बात है और शेयर बाज़ार की बात है, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत के अंदर ये किसी भी परिस्थिति के अंदर कोई के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत रोबस्ट है, बहुत मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबसे ज़्यादा और तेज़ भागने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वियतनाम ज़रूर हम बहुत तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन भारत के ऊपर पूरे विश्व की नज़र है और यहाँ पर निवेशक अपना पैसा बनाते हैं, इसलिए एफआईज भारत को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई हमें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी भी देख लें, यदि 60,000 का सेंसेक्स हो चुका है, निफ्टी भी 8,000 जो है 17,822 18,000 के स्तर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार बिल्कुल मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तुषार जी, जैसे कि आपने बोला कि भारतीय शेयर बाजार एक अच्छे लेवल पर है, एक अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। यदि हम उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ भी कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं सितंबर महीने के अंदर अगर हम इसे यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो डाउ जोन्स ने लगभग 5% की गिरावट दिखाई है, जिसके विपरीत भारतीय शेयर बाजार निफ्टी के इंडेक्स जो है निफ्टी ने लगभग 5% की बढ़त दिखाई है, जिससे हम देख सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार कंपैरेटिवली बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसी के साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर किन सेक्टर्स के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए और कितने टाइम फ्रेम तक हमें उन सेक्टर्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। देखिए, बहुत अहम सवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप सेंसेक्स पे नज़र रखिए, निफ्टी पे नज़र रखिए, लेकिन सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम स्टील सेक्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर पे नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा आप ऑयल एंड पेंट्स के स्टॉक्स में भी आप नज़र रख सकते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर तेज़ी की संभावना बन सकती है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट जो स्टॉक्स हैं, जो अभी तक बुरी तरह से पिटाई खा रहे थे, उनके अंदर भी अब कोविड-19 की पेंडेमिक की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं धीरे धीरे खुल रही हैं और खुल चुकी हैं, उससे भी ये निचले स्तरों के ऊपर होटल और हॉस्पिटलिटी जो स्टॉक्स हैं उन पर भी नज़र रख सकते हैं। और फार्मा के अंदर भी हनीमून आने वाले कुछ समय तक जारी रहने की पूरी संभावना बन सकती है। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आप नज़र रखें। टी और कॉफ़ी स्टॉक्स के अंदर भी आपको नज़र रखना चाहिए। इन सेक्टर्स के अंदर आप नज़र रखने उचित रहेगा। जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, मुझे लगता है कि स्टॉक्स के अंदर आप नज़र रख सकते हैं टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, HDFC जैसे स्टॉक्स में नज़र रख सकते हैं। टाटा कॉफ़ी पर भी नज़र रखी जा सकती है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स जो हैं, जैसे टाटा केमिकल है, हिमाद्री केमिकल है, इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो होगा ONGC, सरकारी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी कंपनी है ONGC, उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस और के अंदर ONGC का अपना स्थान है। रिलायंस भी बहुत तेज़ी से अपना तेज़ी जारी रख सकता है, तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुख करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर। एग्रो कमोडिटीज़ की प्रमुख कमोडिटी सोयाबीन के ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे आगे आने वाले समय के अंदर सोयाबीन के अंदर क्या गतिविधियां बन सकती है, क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं या उसमें मुनाफा वसूली या गिरावट देखने को मिल सकती है। तुषार, आपने बहुत महत्वपूर्ण फसल एग्रो क्रॉप्स सोयाबीन पे बात की है, जो ऑयल सीड का सबसे महत्वपूर्ण सीड माना जाता है। और गौरतलब है कि भारत ऑयल सीड्स के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा निर्भर है विदेशी आपूर्ति के ऊपर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ईडेबल ऑयल या ऑयल सीड इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता है। यदि हम सोयाबीन के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालें तो यदि प्रेसाइज हम देखें, अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच में, अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच में लगभग 130% 130% प्राइसेज जंप देखा गया सोयाबीन के अंदर। और यदि हम देखें कि पिछले 2 महीने अगस्त और सितंबर जो 2 महीने गए, वो सोयाबीन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं गए। जो भी सोयाबीन के ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा ये 2 महीने क्योंकि 130% जंप के बाद
लगभग 50% गिरावट इन 2 महीनों के अंदर अगस्त और सितंबर में सोयाबीन में देखी जा चुकी है। अब सोयाबीन के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है कि सोयाबीन के अंदर तेज़ी बन सकती है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून, जैसे हमने आपको अपने शो में भी कहा, लगातार 2 से 3 महीने पहले भी आपको लगातार अपडेट दिए कि साउथ वेस्ट मानसून सितंबर महीने के अंदर संभवतः बहुत तेज़ी दिखा सकता है और जुलाई अगस्त के अंदर सूखा जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ। सोयाबीन की फसलों को बहुत नुकसान जाते जाते मानसून कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या राजस्थान के कुछ इलाके हों, जहाँ भी सोयाबीन अच्छी मात्रा में पैदावार है, वहाँ पर बेमौसम और बहुत तेज़ बरसात ने सोयाबीन की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसके इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पिछला अगस्त और सितंबर गया, उसके अंदर मलेशिया से भी और बाकी बाहर की कंट्रियों ने भी बहुत ज़बरदस्त ऑयल, सीड एंड ऑयल और एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट किया। इससे पूरे विश्व के अंदर मंदी देखी गई। लेकिन अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि सोयाबीन के अंदर अब बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। ये धीरे धीरे तेज़ी बन सकती है, लेकिन तेज़ी से पहले मंदी भी ज़बरदस्त आती है, याद रखिएगा। तो ये मंदी कब आएगी, कैसे आएगी, ये हम एक विशेष अपने पेड क्लाइंट्स के लिए हम लोग छोड़ देते हैं कि आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि सोयाबीन की बहुत तेज़ी मंदी, बड़ी तेज़ी मंदी की रिपोर्ट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सोयाबीन में अब शायद धीरे धीरे मजबूती बने। तुषार जी, जाते जाते हम आपसे कपास यानी कि कॉटन और अनियन यानी कि प्याज के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पिछले कई हमारे एपिसोड्स के अंदर काफ़ी हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स के अंदर प्याज और कपास के बारे में जानने के लिए कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कपास व प्याज के बारे में भी जाते जाते हमें कुछ अपना रुख देते जाए। तुषार, आपने शेयर बाज़ार के बारे में पूछा, आपने ब्रेंट और क्रूड ऑयल के बारे में पूछा, नेचुरल गैस के बारे में पूछा, सोयाबीन और ऑयल सीड के बारे में पूछा। अब कॉटन के बारे में सिर्फ मैं आप ये कह सकता हूँ कि ये सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड, इस साल की ईयर ऑफ द कमोडिटी बन सकने के लिए बिल्कुल सक्षम है। कॉटन के अंदर अजय एस्ट्रो मनी गुरु, जो हमारा ये जो चैनल है, इसने सबसे पहले जब कॉटन के अंदर बुरी तरह से पिटाई हो रही थी, उस समय कहा था कि सितंबर का जो लास्ट के 2 सप्ताह हैं बहुत तेज़ी दिखा सकते हैं। एक तरफा तेज़ी दर्ज हो रही है वाइट गोल्ड के अंदर, और कपास के अंदर आने वाले समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि हम इसमें कोई बड़ी मंदी देखें, और ईयर ऑफ द कमोडिटी ये कहलाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा नेक्स्ट सवाल आपका था प्याज के बारे में। प्याज के बारे में लगभग 1 महीने पहले, जब प्याज लगभग होलसेल मार्केट के अंदर 10-12 रुपए की प्राइस लेवल पे था, तब भी हमने कहा था कि प्याज के अंदर तेज़ी बन रही है, और ये 12 रुपये का प्याज 30 रुपये के स्तर पे बिकने लगा। लगभग 2.5 गुना पिछले 1-1.25 महीने में प्याज की दाम बढ़ गए हैं। तो आने वाले समय के अंदर प्याज में मजबूती जारी रह सकती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जारी की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी प्याज का लगभग 2 लाख टन का बफर स्टॉक बना रखा है। लेकिन चूँकि महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार करते हैं, लगभग 35%, और उसके बाद में कर्नाटक और आंध्रा और बाकी स्टेट आते हैं। गुजरात के अंदर भी लगभग 17% की जो इसकी पैदावार होती है। लेकिन प्याज के अंदर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हम तेज़ी ही देख रहे हैं। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अतिमूल्य समय के लिए और अतिमूल्य अपनी राय के लिए। इसी के साथ ही हम आपसे आज इस एपिसोड से विदा लेते हैं। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु, और हम इस चैनल के ऊपर ऐसे ही सर्टेन एपिसोड्स हम आपके लिए अपलोड करते हैं, जिसमें हम एग्रो कमोडिटीज़, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट व मेटल्स, बेस मेटल्स, बुलियन यानी कि गोल्ड सिल्वर के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं और अपनी राय रखते हैं। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे। नमस्कार।